हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देन हम इस चैप्टर की एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2। सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2। तो यहां से हमने क्या चीज पढ़ी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक पॉलिनोमियल होती है जिसमें हमेशा क्या होता है, सिंगल वेरिएबल होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा डिग्री कितनी होती है, 2। अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जांपल मैं जैसे ले रही हूं 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 5। ये हमें क्या दी गई है, एक पॉलिनोमियल दी गई है और मुझे बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कैसे पता चलेगा, आपने देखना है कि क्या इसमें एक सिंगल वेरिएबल है। देखो एक्स वाई जेड या ए बी सी ये जितने भी होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहां पे वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। सिंगल वेरिएबल मींस वन वेरिएबल ही है। और डिग्री चेक करो, क्या इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। देखो एक्स की आप चेक करनी है पावर मैक्सिमम कितनी है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो एक क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारी 2x² माइनस एक्स प्लस 5 जो है वो एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें सिंगल वेरिएबल है और उसकी डिग्री कितनी है, 2। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से एक चीज और अच्छे से समझ लो कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। क्यों 2 रूट्स होते हैं, अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है और इसके रूट्स भी कितने होते हैं, 2। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो उसके रूट्स भी 3 होंगे। तो ये हमने पढ़ा अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहां पर हम 2 चीजें समझेंगे, उन्हें अच्छे से देख लेते हैं। एक होती है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इन दोनों में क्या फर्क होता है, सेम होता है बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें a जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर आपका a 0 हो गया तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है, a एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहां पर a हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो होता है। अगर a 0 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इसकी जो डिग्री है 2 वो क्या होगी, नहीं रहेगी। अगर डिग्री 2 नहीं रहेगी तो वो क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो ये थी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सेम होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बस एक डिफरेंस क्या होता है कि ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसके इक्वल लेते हैं, 0 के इक्वल लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो हमेशा किसके इक्वल लेते हैं, 0 के इक्वल लेते हैं। और यहां पर भी a जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो होता है। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब देखो इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमें एक इक्वेशन दी गई है 3x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं। देखो आपने चेक करना है, वेरिएबल सिंगल है, देखो x ही वेरिएबल है। ठीक है, फिर आपने चेक करना है कि क्या a जो है वो नॉन जीरो है। देखो a यहां पर क्या है, 3। तो ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल और देख लें, अगर मैं लिख लूं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0।
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पे डिग्री कितनी है? 1 है। पर हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री कितनी चाहिए होती है? 2 चाहिए होती है। तो 2x + 5 = 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो अभी तक हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, देन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो, अब हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड और एक हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकेंड है आपका यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे यही 2 मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड हमारा कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल ले रही हूं, 2x² + x - 6 = 0। ये हमें क्या दी गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या इस इक्वेशन की डिग्री 2 है और सिंगल वेरिएबल है। देखो, x ही एक सिंगल वेरिएबल है और डिग्री कितनी है? 2। तो दैट मीन ये हमारी क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा जब भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको गिवन इक्वेशन दी गई होगी उसकी जो मिडल टर्म है, मतलब जो x वाली टर्म है, इसमें हम मिडल टर्म को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। ठीक है, मिडल टर्म को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हम मिडल टर्म को हमेशा स्प्लिट करते हैं। अब देखो, यहां से आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसको कंपेयर कर लो किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी? ax² + bx + c = 0। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए a, b एंड c क्या है। देखो, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को हमारी गिवन इक्वेशन के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो देखो, a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 2। ठीक है, अब b कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? जिसके साथ कुछ नहीं है, वहां पे क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या होगा? 1। एंड c इज कांस्टेंट टर्म, मतलब उसके साथ कोई भी x की टर्म नहीं होगी। तो वो कितना है? -6। देखो, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर कहीं पे माइनस लगाया होगा तो हम माइनस भी लेके चलेंगे। ठीक है, यहां से मैंने a, b एंड c फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मतलब b जो है आपके पास क्या आना चाहिए? 1। 1 को आपको क्या करना है? स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप a और c का क्या करोगे? मल्टीप्लाई। a और c का क्या करेंगे? मल्टीपल। a कितना है हमारा? 2 और c कितना है? -6। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? -12। ठीक है, अब मुझे क्या करने हैं? -12 के निकालने हैं फैक्टर्स। ठीक है, और उन फैक्टर्स का प्लस माइनस करके मुझे क्या करना है? b = 1 लाना है। तो देखो कैसे करेंगे। यहां से सबसे पहले माइनस को भूल जाओ। अगर मैं 12 को लिखूं, 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 मल्टीपल, हमेशा 1 छोटे टेबल से शुरू करना। 1 × 12 कितना होगा? 12। अब 2 से शुरू करो, 2 के टेबल से 12 कट कैंसिल हो जाएगा। 2 6 का कितना होता है? 12। अगर मैं चेक करूं 2 + 6, 2 + 6 कितना होगा? 8। पर मुझे b कितना चाहिए? 1। अगर मैं दोनों की सब्ट्रैक्शन करूं, 2 और 6 की सब्ट्रैक्शन करूं, तो मेरे पास कितना आएगा? 4। पर मुझे b कितना चाहिए? 1। अब ये 12 2 के बाद किस टेबल से डिवाइड हो सकता है? 3 के टेबल से। 3 कितने का? 3 4 का कितना होता है? 12। मतलब एक मेरा फैक्टर 3 और 4, अगर कैसे मैंने ये 3 और 4 लिखा, देखो 3 + 4 कितना होगा? 7, जबकि मुझे b कितना चाहिए? 1। अगर मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन करूं, 4 - 3 करूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1। मतलब मेरे पास इन दोनों फैक्टर्स का प्लस या माइनस करके मेरे पास ये मिडिल टर्म जो 1 था वो आना चाहिए। ठीक है, मतलब 3 और 4 का जब मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो मेरे पास b किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है। अब देखो, यहां पे मुझे ये देखना है कि यहां पे प्लस किसके साथ लगाना है और माइनस किसके साथ लगाना है। तो आपने हमेशा याद रखना, अगर आपकी मिडिल टर्म प्लस में है तो आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस लगा देना और छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर बीच में मिडिल टर्म प्लस वाली है तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस लगाओगे
और छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या लगाओगे, माइनस। अगर मिडिल टर्म आपकी माइनस में होगी तो आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस लगा देनी है और छोटी वाली वैल्यू के साथ प्लस लगा देना है। तो मेरे पास एक क्या आया -3 और एक क्या आया 4। अब देखो मुझे चेक करना है कि क्या ये मेरे दोनों ठीक आ रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं अगर -3 + 4 करूं, क्या ये इक्वल b = 1 आ रहा है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है। क्यों, बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो यहां पे ये +1 आएगा, मतलब b तो मेरा ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट कर दूं -3 × 4, तो मेरे पास ये किसके इक्वल आना चाहिए, -12 के इक्वल आना चाहिए। 3 4 का कितना होता है 12, और साथ में क्या है प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो गया -12। मतलब मेरा एक फैक्टर क्या निकला -3 और एक फैक्टर क्या निकला +4। ठीक है, अब देखो मिडिल टर्म में क्या है, x में है ना वैल्यू, तो आपने दोनों के साथ क्या लगा देना है, x और x लगा देना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वैसे ही लिख देनी है, 2x² -6 = 0, ये वैसे ही लिख देना है। अब रही बात ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को आपने कैसे लिखना है, ये वाली वैल्यू, एक आपका -3 है और एक आपका +4 है, तो एक तरफ लगा दो, कोई भी लिख दो, +4x - 3x। यहां पर आपने क्या करना है, चाहे आप -3 को पहले लिख लो और +4 को बाद में लिख लो, चाहे आप +4 को पहले लिख लो और -3 को बाद में लिख लो। अगर ये टर्म x में है तो आपने साथ में क्या लगाना है, x लगाना है। ठीक है, अब 2 2 का क्या बना लेंगे, पेयर्स बना लो। ठीक है, अब देखो 2x² + 4x में से क्या कॉमन आएगा, देखो 2 और 4 में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। कैसे, देखो 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 में, यहां से एक 2 क्या आ जाएगा कॉमन, और यहां से भी एक 2 क्या आ जाएगा कॉमन, और क्या आएगा x² और x में से एक x कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर रिमेनिंग क्या बचेगा, देखो यहां से एक 2x कॉमन निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ 1x बचेगा, प्लस अब 4 में से एक 2 कॉमन निकाल दिया तो रिमेनिंग क्या बचा 2, और x भी कॉमन निकाल दिया तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, x + 2। अब यहां पर क्या है माइनस, तो यहां पे लगा दो माइनस। अब x यहां पर है पर यहां पर नहीं है, तो मतलब x कॉमन नहीं आएगा। 3 और 6 में से कॉमन क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। देखो 3 तो यहां से आ जाएगा, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब लगा दो ब्रैकेट, यहां पे क्या बचा है x। ठीक है, अब एक चीज का और ध्यान रखना, अगर यहां पर माइनस है, ठीक है, बाहर माइनस है, तो अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर बाहर प्लस है तो अंदर वाली वैल्यू चेंज नहीं होती है। यहां पर माइनस था तो यहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये माइनस की जगह क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ठीक है, 6 की जगह क्या लिखेंगे, 3 कॉमन निकाल दिया तो रिमेनिंग क्या बचा 2, x + 2 = 0। अब देखो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, यहां पर हमें खुद भी पता चल जाएगा हमने क्वेश्चन ठीक किया है कि गलत किया है। वो कैसे, आपकी ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है वो हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर आपकी ब्रैकेट वाली टर्म सेम आ रही है तो मतलब आपने क्वेश्चन जो स्प्लिट करके किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब देखो यहाँ पे x + 2 और x + 2 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे कॉमन, x + 2 को निकाल लो कॉमन। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा के x + 2 कॉमन निकाल दिया तो रिमेनिंग क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2x, तो यहां पे लिख दो 2x। ठीक है, माइनस, फिर क्या माइनस, अब यहां से भी x + 2 कॉमन निकाल दिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, -3 = 0। ठीक है, अब यहां से आपने क्या करना है, जब आपकी दो टर्म्स ब्रैकेट्स में आ रही हैं तो आपने दोनों को क्या कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है। पहले x + 2 को इक्वल 0 कर लो, फिर 2x - 3 को 0 के इक्वल कर लो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये +2, दूसरा जाके क्या हो जाएगा -2, ये यहां से क्या होगा, 2x को यहीं पे रहने दो, -3 दूसरा जाके क्या हो जाएगा +3। ठीक है, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, 3/2, तो x की क्या क्या वैल्यूज आई है, एक आई है x की वैल्यू -2 और एक क्या आई है 3/2। ठीक है, तो ऐसे हम फैक्टराइजेशन मेथड पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और x की वैल्यूज निकालते हैं। देखो x के कितने रूट्स आए हैं, 2 रूट्स आए हैं। क्यों 2 रूट्स आए हैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना मिडिल टर्म को जब आपने स्प्लिट करना है तो आपने a एंड c, ये जो a और c का क्या करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है, देन जो आपके पास मल्टीपल करके आएगा उसे क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, 2 फैक्टर्स निकालेंगे और उनका प्लस माइनस करके आपके पास b की वैल्यू सेम आनी चाहिए और उनका मल्टीपल करके आपके पास ac का मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम सेकेंड मेथड देख लेते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कैसे x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहां से आपने एक्स की वैल्यू कैसे करनी होती है, फॉर्मूला यूज करके। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। ठीक है, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। अब देखो ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है ना, इसे हम किसके इक्वल ले लेते हैं, डी के इक्वल ले लेते हैं। मतलब डी जो है वो हमारा क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डी होता क्या है। ठीक है, डी को हम बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी किसके इक्वल होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो इसी फॉर्मूले को और हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, देखो ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है ना, इसको हम डायरेक्ट डी भी लिख सकते हैं, डी डिवाइड में 2a। ठीक है, मतलब अगर आप डिस्क्रिमिनेंट पहले ही अलग से निकाल लो तो आप डायरेक्ट यहां पे क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हमारा x का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड में 2a। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर। अब देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स। देखो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स, यहां पर हमारी 3 कंडीशंस होती हैं। जैसे फर्स्ट, अगर d की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, 0 से बड़ी आ जाए, तो उस इक्वेशन के हमेशा क्या होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब उसके 2 रूट्स आएंगे और वो दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, मतलब अगर एक x की वैल्यू 1 होगी तो दूसरी x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो d ग्रेटर देन 0 पे हमेशा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। एक होता है हमारा अगर d हमारा 0 आ जाए, d की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0, मतलब यहां पे वैल्यू पुट करने के बाद d की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस इक्वेशन के हमेशा क्या होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स। क्लियर। और यहीं पे अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, 0 से छोटी आ जाए, तो उसके कोई भी रूट्स नहीं होते, तो हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। तो उसकी x की वैल्यू नहीं आएगी। देखो बहुत इजी था, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट, तो उसके हमेशा 2 रियल रूट्स होंगे, और वो जो 2 रियल रूट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो उसी इक्वेशन के हमेशा रियल रूट्स जो होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो उस इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं होंगे। अब यहां से एक चीज और देख लेना, अगर d की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए, d की वैल्यू 0 आ जाए, तो उसके जो रूट्स होंगे उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों सेम, देखो इक्वल होते हैं ना, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी डिवाइड में 2a, कॉमा लगा के माइनस बी डिवाइड में 2a। ठीक है, मतलब d बिल्कुल 0 ही हो गया, ये बिल्कुल 0 ही हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी डिवाइड में 2a। बस आप इतना याद रखना, जब भी d की वैल्यू 0 आ जाए तो आपने x को फाइंड करने के लिए क्या लिखना है, माइनस बी डिवाइड में 2a, माइनस बी डिवाइड में 2a। तो यहां पे होती है हमारी चैप्टर नंबर 4 की इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।